हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक। तो आज मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। तो आज से आप लोगों का पेड कोर्स का जो मैंने लॉन्च किया था उसका यानी पेड कोर्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेड कोर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सबसे पहले आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम जो है कि इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखिएगा, यहाँ से मैंने लिख दिया सिलेबस और BCCLE लिखा है और नेक्स्ट जो इधर लिखा मैंने टॉपिक लिख दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस BCCLE इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस के अंतर्गत। तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। सेकेंड में लिखा हुआ है वेक्टर मेथड्स। थर्ड में लिखा हुआ है वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फोर्थ में लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। फिफ्थ टॉपिक में लिखा हुआ है फ्रिक्शन। सिक्स टॉपिक में हो जाएगा काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। नेक्स्ट सेवन टॉपिक जो है इसमें लिखा हुआ इंपल्स एंड मोमेंटम। और आठवां टॉपिक जो होगा ये हो जाएगा काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। और लास्ट नौवां टॉपिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और मैं आप लोगों को एक एक करके, ठीक है, टोटल पॉइंट वाइज पढ़ा दूंगा विथ नॉमेरिकल MCQ टोटल चीज करवा दूंगा। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी इसका इंट्रोडक्शन क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुरू के एक दो क्लास में बोरिंग नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है, मैंने सीखा है, क्योंकि मैं बीटेक कर रखा हूँ, आप लोग जैसा कि जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक क्लास को कवर कर लेते हैं तो आपको, जैसे आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़े होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे या डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, इस तरीके के कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोग बीम के बारे में पढ़ते होंगे। ठीक है, आखिर जो कि वो बीम आया कहाँ से उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए शुरू करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग की बात तो छोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग कहाँ से लगता है आप लोग को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देते हैं। ठीक है, ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। देखिए आप जो है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो डिप्लोमा करते हैं वो क्लास 10th के बाद ही आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे 12 करके आते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिक्स की शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, मैकेनिक्स पढ़ना शुरू कहाँ से करते हैं। आप लोग जब क्लास 11th में पढ़े होंगे, किस क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 11th में जब पढ़े होंगे तो इसमें एक चैप्टर आपका मिला होगा मैकेनिक्स करके, एक स्पेशल चैप्टर ही आता है। ठीक है, तो मानिए क्लास 11th में ये चीज हम लोग पढ़ ली। और मैकेनिक्स जो है कि किस बुक में पढ़े थे, मैकेनिक्स पढ़े होंगे 11th के फिजिक्स में। किस बुक में पढ़े होंगे, फिजिक्स बुक में पढ़े होंगे आप लोग, फिजिक्स में था। अगर फिजिक्स किसके अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होगा कि फिजिक्स जो आता है यह साइंस के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हमें पता चला कि मैकेनिक्स के बारे में जो है कि हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन आखिर ये इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग आप लोग कब करने आते हो, मैं इंजीनियरिंग करने का मतलब हुआ मेनली इंजीनियरिंग का मतलब होता है 12 के बाद जो हम लोग ग्रेजुएशन डिग्री जो लेते हैं यानी बीटेक जो करते हैं, इंजीनियरिंग करने का मतलब वो हुआ। यानी कि 12 के बाद आप लोग बीटेक में एडमिशन लेते हैं। तो इसी समझने के लिए, चूंकि देखिए पहले 11th में हम लोग पढ़ लिए, जब 11th में मैकेनिक्स सीख लिए तब हम लोग आते हैं बीटेक में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद क्या होता है कि जब आप डिग्री लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इंजीनियर बनिएगा। इंजीनियर बनिएगा तो क्या कीजिएगा, इंजीनियर का काम क्या होता है, जो चीज़ आप पढ़े हैं उसका उपयोग करना, उसको किस तरीके से उपयोग करना है। यानी कि इसमें हम जो पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए, उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का APPL क्या करेंगे हम लोग, इसका एप्लीकेशन का यूज करेंगे, यानी कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का यूज करेंगे। देखो अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहने का मतलब क्या हुआ, पूरा डिफिनेशन सीख लो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स
वैसा पार्ट है साइंस का जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जिसका एप्लीकेशन का उपयोग हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, आखिर देखिए अब जो होता है कि इसमें से आखिर कौन जो है इसका एप्लीकेशन का यूज करेगा, तो इसका एप्लीकेशन का यूज कौन करता है, स्वाभाविक सी बात है, हम लोग पढ़ के इंजीनियर बनेंगे तो हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से एक इंजीनियर करता है, ये इंजीनियर मान लीजिए, ठीक है, ये इंजीनियर है, चलिए ठीक, इंजीनियर, ठीक है। अब दूसरी बात आती है यहाँ से कि आखिर माने की एप्लीकेशन, आखिर आपके मन में ये भी चल रहा होगा, जैसे आप पढ़े होंगे कि नहीं चले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, आखिर जाके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बनाया कौन, साइंटिस्ट बनाया। तो दूसरा अहम रोल किसका होता है, साइंटिस्ट का रोल होता है, अहम रोल किसका होता है, साइंटिस्ट। मानिए ये जो हो जाएगा साइंटिस्ट हो जाएगा, चलिए इसको साइंटिस्ट एक बना देते हैं, ठीक है। मानिए ये साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट का काम क्या होता है, साइंटिस्ट जो है इसको लिख देते बगल में, इसको बच्चों लिख लेना, साइंटिस्ट है, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, ये साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट का काम होता है रिसर्च करना। क्या होता है साइंटिस्ट का काम, साइंटिस्ट का काम क्या होता है, रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के बाद क्या करता है, थ्योरी बनाता है। क्या करता है, थ्योरी बना दिया, थ्योरी को जब चेक कर लेता है तो थ्योरी से क्या बना देता है, फॉर्मूला बना देता है। मानिए फॉर्मूला बना दिया, जैसे कि मानिए F बराबर जब ma आया होगा, न्यूटन साहब जब दिए थे कि अब जो है कि इसका मानिए कि यहाँ से हम वैज्ञानिक हैं, आप रिसर्च किए, रिसर्च करने के बाद थ्योरी बनाए, थ्योरी के बाद फॉर्मूला बनाए। अब फॉर्मूला जब बनाए तो इसको अप्लाई करने के लिए किसी को हैंड ओवर कीजिएगा, तो इसी फॉर्मूला का यूज यानी कि साइंटिस्ट के द्वारा जो बनाया गया थ्योरी से फॉर्मूला तक का टर्म जो होता है उसका यूज कौन करता है, उसका यूज करते हैं इंजीनियर साहब। कौन करता है, इंजीनियर। उसको जो वहां से दिया गया था कि F बराबर ma जो दिया गया था, ये टर्म जो इस तरीके का दिया गया था उसका यूज हम लोग क्या करें, कौन करेगा, इंजीनियर करेगा उसका टर्म, ठीक है। इसका एप्लीकेशन का यूज कौन करेगा, इसका ये जो थ्योरी दिया इसका एप्लीकेशन जो हो जाएगा कहाँ कहाँ जो है कि क्या लगेगा कि F बराबर ma यूज होगा। यार बहुत सारा है कि न्यूटन के थर्ड लॉ नियम, यानी बहुत सारे नियम है जिसका यूज कहाँ पे होगा, उसका यूज कौन करेगा, इंजीनियर करेगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फंडा क्या है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है डिफिनेशन में, इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। अब तो इसको रट लीजिएगा, सभी सर जो है कि आप लोग पढ़े हुए तो रटा दिए होंगे, लेकिन आज देखिए इसका कितना महत्वपूर्ण डिफिनेशन है और यहीं से आपको बहुत अच्छा चीज समझ में आएगा। तो देखिए इसमें से कीवर्ड खोजिए कि कीवर्ड क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ, ये तो जनरली हो गया, बात बनाने के लिए लिखिए स्टेट। देखिए एक स्टेट यहाँ से हमारा कीवर्ड है, आखिर व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए स्टडी, स्टडी भी, स्टडी का मतलब अध्ययन करना, ये भी मेरा इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। ऑफ द रिजिड बॉडी, देखिए रिजिड बॉडी ये चीज हमारा क्या कि न्यू वर्ड हमको सुनने में लगा, रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस ये सभी देखिए जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी कीवर्ड हैं। इसको अगर आप लोग याद रखते हैं, इसका मीनिंग समझ जाते हैं तो पूरा मैकेनिक्स आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चलते हैं, इट इज द स्टडी, एक एक वर्ड को लेके हम क्लियर करेंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग लिखते हैं वर्ड स्टडी के बारे में। स्टडी कहाँ पे होता है, देखिए स्टडी का मीनिंग आप लोग जानते हैं कि स्टडी का मीनिंग होता है अध्ययन करना। अध्ययन कहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें से माने कि आप स्टूडेंट है, आप क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। मानिए ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट है, चलिए ये स्टूडेंट क्या करेंगे, चूंकि हम लोग मैकेनिक्स आखिर जो है कि आप क्या सोचिएगा कि किसी भी बॉडी के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मानिए ये ऑब्जेक्ट है, अध्ययन करना, ये नहीं किताब को लेके, अगर मैं किताब में ही तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से मानिए कि हम हुए, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर हमको क्या करना है, अध्ययन करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखिए जो यहाँ से क्या कहते हैं, जो यहाँ में इसको कहते हैं ऑब्जर्वर, क्या कहते हैं इसको, ऑब्जर्वर, OBSERVOR, ऑब्जर्वर क्या कहते हैं इसको, ऑब्जर्वर कहते हैं, OBSERVER। हाँ देखिए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्व करने वाला, उसके बारे में सोचने वाला। क्योंकि इस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इट इज फॉर ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे,
ठीक है। आखिर मानिए ये इस पर दिमाग लगा रहा होगा, इस बॉडी के बारे में देखा होगा कि बॉडी रुका है, बॉडी चल रहा है, कि बॉडी पर क्या स्थिति है, तो यह इस पर दिमाग लगा रहा होगा। तो मानिए इस तरीके से जब इसको यहाँ पर क्या कर रहा होगा, दिमाग लगा रहा होगा ऑब्जेक्ट पर, तो इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कहते हैं। और जो है कि यहाँ देखो ऑब्जेक्ट जो है कि फिर इस पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहा है, इसका ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। आखिर जो है कि यह जो दिमाग जो लगाएंगे हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, तो इसके बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में सिर्फ हम लोग ओनली फॉर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सोच सकते हैं। देखिए क्वांटिटी भी बहुत प्रकार की होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, केमिकल क्वांटिटी होता है, बायोलॉजिकल टर्म होता है, लेकिन यहाँ पर ओनली फॉर सिर्फ हमको क्या करना है, इसके फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप सोच सकिएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग पी क्यू एस से इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से ऑब्जर्वर है वो क्या क्या ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा है कि ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सिर्फ सोचेगा। तो आगे जो कि अब देखिए बात कहां से आती है कि ऑब्जर्वेशन, जैसे कि अब देखिए कि ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होता क्या है ये समझिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस जो है कि इसके बारे में, अब देखिए इस वस्तु के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। इस वस्तु के बारे में आप लोग क्या कीजिएगा, डाटा कलेक्ट कीजिएगा, कुछ ना कुछ जानकारी लीजिएगा कि आखिर इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, यह चल रहा है कि रुका हुआ है, इसके बारे में क्या करिएगा, ये धरती से उठा हुआ है कि धरती पर है, इसी के बारे में आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें इसका कुछ डाटा कलेक्ट कीजिएगा। और इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देखते हैं कि इस पर जाके हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया मेरा ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। अब बात आती है यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जान लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी को जो है कि मेनली रूप से दो प्रकार से बांटा गया है, दो बेस्ड ऑन टू टाइप्स, दो प्रकार से बांट सकते हैं। ये होता है हमारा फंडामेंटल, क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटी कहिए, ठीक है। दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जिसको देखिए एफपीएस भी लिख सकते हो और इसको जाके हम लोग डीपीएस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़े होंगे कि वैसा क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, जैसे एमएलटी का हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन में यूज करते हैं, यानी कि एम का मतलब क्या था, मास को डिनोट करने के लिए, एल का मतलब लेंथ को डिनोट करने के लिए, टी मतलब होता था टाइम को डिनोट करने के लिए। यह किसी से क्या होता था, जुड़ा हुआ नहीं रहता था, यह बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता था। लेकिन यहाँ से हम लोग देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, इट इज बेस्ड, यानी इट इज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि इट इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यह किस पर डिपेंडेंट करेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मानिए आप लोग वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी हो गया, या एक्सेलरेशन ले लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे, जैसे स्पीड ले लीजिए, ये सभी किस पर डिपेंडेंट करता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको छोड़ के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा टाइप क्या है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। अब देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे दूसरा टाइप जो हो जाएगा, यह मेरा हो जाएगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में जो है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट को बांटते हैं स्केलर में, सेकेंड को बांटते हैं वेक्टर में, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, यहाँ से एक एक करके डेफिनेशन यहाँ से आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए स्केलर क्वांटिटीज जो हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, क्या हो जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, यहाँ से आपको क्या क्या हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी में, आप लोग बताइएगा। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज में हो जाएगा मैग्नीट्यूड तो होना ही है,
क्योंकि इसको हम बताए थे कि यह जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को बांटे हैं बेस्ड ऑन दी डायरेक्शन के रूप में बांटे हैं। पहला हमको है स्केलर, जिसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, यानी कि मास की जरूरत होगी। लेकिन फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में डायरेक्शन। कितना डायरेक्शन चाहिए? कम से कम 1 डायरेक्शन चाहिए, कम से कम। ठीक है सर, 1 डायरेक्शन क्या होता है तो इसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको कि कम से कम 1 डायरेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये चीज तो हो गया बचपन का चीज। अब नेक्स्ट चीज जो आता है कि इस चीज को चूंकि हम लोग अच्छे से अंडरमाइन करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि यहां से आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? फॉलो वेक्टर रूल्स। फॉलो क्या करना चाहिए? वेक्टर रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो अब कहिएगा सर वेक्टर रूल्स क्या होता है? तो देखिए यहां से वेक्टर रूल्स जो होता है कि वेक्टर रूल्स में आप लोग पढ़ेंगे एडिशन रूल, वेक्टर का ऐड करने का तरीका, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करने का तरीका। उसके बाद हो गया कि यहाँ से आप लोग डॉट प्रोडक्ट जानते होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जानते होंगे, ये सभी चीज इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। इस रूल को फॉलो करना चाहिए, तब वो प्योरली क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जैसे कोई भी आप बॉडी ले लीजिए, ठीक है, कोई भी बॉडी ले लीजिए, मान लीजिए बॉडी ले लीजिए और उसका बोले कि मास जो है ये 10 kg है। ठीक है, अब हम बोले कि यह मास इसका 10 kg है, क्या आप ये पूछिएगा कि कौन से डायरेक्शन में 10 kg है? ये तो नहीं पूछिएगा, सिर्फ कहिएगा कि चलिए 10 kg है। सिर्फ इसमें अगर मैग्नीट्यूड है तो यह क्या कहलाएगा? आपका स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हम बोले कि तुमको चलना है 5 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी आपको बोले कि 5 मीटर पर सेकेंड से चलो, तो वहां क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर 5 मीटर पर सेकेंड से किधर चलना है? दाएं चले, बाएं चले, ऊपर चले या किधर चले? एक डायरेक्शन आएगा, तो जिसमें डायरेक्शन देखिए यहाँ से मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन की भी जरूरत हो गई, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग एरो से शो करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहिएगा कि सर अगर सिर्फ लिखे हैं 1 डायरेक्शन, ओनली 1 डायरेक्शन, अगर सर 2 डायरेक्शन होगा तब क्या हो जाएगा? तो उसके बारे में भी अभी आपको हम बता रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज में बताए थे कि यहाँ से मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ओनली 1 डायरेक्शन होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से लिखाए थे ओनली 1 डायरेक्शन। ठीक है, इसमें ज्यादा जोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग आगे चलिएगा तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो बीटेक का कंपटीशन हो या एसएससी जेई का हो। ठीक है, तो देखिए ओनली 1 डायरेक्शन इसलिए कर रहे हैं कि अब देखिए जैसे मानिए कि वेलोसिटी आप लिए, ठीक है, मानिए फोर्स लिए, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटीज है, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। ये जो लिखा होगा ओनली 1 डायरेक्शन भी दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मानिए यहाँ से हम लोग vx लिखते हैं यानी कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, उसी तरह फोर्स को भी हमको x डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। अगर आप वेलोसिटी को y डायरेक्शन में ले जाते हैं तो फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा? y डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी आप लोग z डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फोर्स को भी z डायरेक्शन में ले जाइएगा। ठीक है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या अभी अब कहिए कि ओनली 1 डायरेक्शन, तो सर ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ एक होता डायरेक्शन। क्या सर यहाँ से 2 डायरेक्शन भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या आप पढ़े हैं पीछे स्ट्रेस के बारे में? आप लोग जानते होंगे स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रेस में क्या होता है? देखिए स्ट्रेस को लिख के आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से नोट करते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा आप क्लास जब बना रहे हैं क्वेश्चन तो यहाँ से लिखा हुआ सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, या देखिए आगे लिखा वाई जेड भी मिल सकता है या जेड एक्स भी मिल सकता है। तो इसमें से देखिए एक्स और वाई क्या इंडिकेट करता है? एक्स जो है कि उसका फेस वैल्यू को बताता है और वाई जो है कि एक्सिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए, यानी कि इसमें से 2 डायरेक्शन हो गया। जब 2 डायरेक्शन हो गया तो क्या आप बता सकते हैं कि यह स्ट्रेस जो है क्या ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? क्या बताइए? तो नहीं जानते तो आज आप सीख लीजिएगा, ना ही ये स्केलर क्वांटिटी होगा ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आगे होगा क्या? इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है कि इस दोनों में से कुछ नहीं है, तो तीसरा यूनिट होता है टेंसर। क्या होता है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? टेंसर कहते हैं। ठीक है, तो आखिर कहिएगा कि सर ये टेंसर क्या होता है? ठीक है, टेंसर इज नथिंग बट, या टेंसर कुछ नहीं है। टेंसर चाहे तो जितना भी आप फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं सभी को आप टेंसर कह सकते हैं। लेकिन देखिए टेंसर का
डिफिनेशन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि टेंसर को क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। टेंसर को यहाँ पे लिखते हैं जीरो रैंक, क्या लिखेगा, जीरो रैंक ऑर्डर टेंसर, ठीक है। ये कैटेगरी में दूसरा कैटेगरी हम लोग बांटते हैं फर्स्ट रैंक ऑर्डर टेंसर, नेक्स्ट बांटते हैं सेकंड, क्या बांटते हैं, सेकंड रैंक ऑर्डर टेंसर, ठीक है। अब देखिए कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका जीरो रैंक ऑर्डर होगा, ठीक है, जिसमें कि कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। जीरो रैंक ऑर्डर का मतलब समझिएगा, उसमें से डायरेक्शन नहीं होगा, यानी जीरो रैंक मतलब एक भी डायरेक्शन नहीं होगा। आप लोग पढ़े हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसको क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, आसानी से समझ में आ गया। दूसरा चीज फर्स्ट रैंक ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट मतलब हुआ कि एक डायरेक्शन होगा, जब एक डायरेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दो डायरेक्शन होगा तो उसको क्या कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में चल रहा है सर ये स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक जो नाम रख दिया टेंसर रख दिया, इसलिए हम लोग टेंसर पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी जो आप रखिएगा तो लेकिन आपके एग्जाम में तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए वैज्ञानिक इसका नाम क्या दिया था, जिसमें दो डायरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं, इसलिए एक्चुअली में हम लोग इसको टेंसर याद करते हैं। अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कि टेंसर क्या होता है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने के लिए ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ अभी तो जितना भी टॉपिक हम लोग स्टडी के बारे में पढ़ रहे थे, अभी नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टेट। अगर स्टेट का हिंदी आप लोग पता, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, ठीक है, अवस्था। इसे हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ बॉडी और ए सिस्टम, ठीक है। यानी कि इसमें से हमको पता चलेगा इस वर्ड से कि मेरा बॉडी जो है कि किस अवस्था में है। आप लोग सोच के से देखिए, पहला अवस्था हो सकता है कि कोई भी बॉडी मेरा रुका हुआ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो है कि यहाँ से स्टेट को हम लोग दो भागों में पहले बांटते हैं। कहेगा कि सर आप पहले तो बोले कि पहला कंडीशन हो सकता है कि रुका हुआ होगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स, यहाँ से ये होगा स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक्स। दूसरा कंडीशन क्या होता है, कहेगा कि सर दूसरा कंडीशन तो बॉडी जब मेरा मूव करता मोशन में हो, यानी कि दूसरा क्या होता है, चलिए पहले इसको रेस्ट लिखते हैं, चलिए ठीक। पहला कंडीशन लिख दीजिए रेस्ट में बॉडी जब होगा तब, दूसरा लिख दीजिए जब मेरा बॉडी मोशन में होगा तब, ठीक है। दो कंडीशन सोचे आपके अकॉर्डिंग। कहेगा कि सर अब जब बॉडी रेस्ट में रहता है इसको क्या कहते हैं, जब मोशन में रहता है तो इसको क्या कहते हैं, जब बॉडी रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो रेस्ट में रहता है तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहते हैं। जब बॉडी रुका हुआ है तो यह मेरा बैलेंसिंग है, इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर बॉडी मेरा मोशन में है तो वह नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो आखिर सर जब अगर माने कि नॉन इक्विलिब्रियम या चीज, चूंकि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहेगा कि सर यहाँ से जो है कि आप डिफाइन कीजिए, जब बॉडी रेस्ट में हो जाएगा, चूंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे, जो बॉडी रेस्ट में है उसमें जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं स्टैटिक्स, STATICS, स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि मैकेनिक्स का वैसा पार्ट जिसमें बॉडी मेरा रुका हुआ है, अगर उस पर अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो वह स्टैटिक्स कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब मेरा बॉडी मोशन में होगा यानी नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में बॉडी को लाना पड़ेगा। तो इसको इसमें जो अध्ययन हम लोग करते हैं जब वह नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है तो उसे कहते हैं डायनामिक कंडीशन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायनामिक्स, ठीक है। अब देखिए ये डायनामिक्स हो गया, पहला कंडीशन यहाँ से जब रेस्ट में स्टैटिक्स, जब मोशन में इसको कहते हैं डायनामिक्स। अब जो है कि डायनामिक्स को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। डायनामिक्स को दो भागों में बांटते हैं, इसमें से दो पार्ट आ जाता है। एक पार्ट आता है काइनेटिक्स, क्या आता है, काइनेटिक्स, दूसरा आता है काइनेमेटिक्स।
अब कहिएगा कि सर ये काइनेटिक्स क्या होता है और काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, देखिए काइनेटिक्स क्या होता है, सबसे पहले देखिए काइनेमेटिक्स देख लीजिएगा। काइनेमेटिक्स में हम लोग बॉडी मेरा मोशन में ही रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि आखिर जो है कि इसमें सिर्फ हम जो है कि फोर्स के इक्वेशन को लेके चलते हैं और हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता है। ठीक है, क्या लेके चलेंगे, ओनली फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, सिर्फ वो लेके चलेंगे। लेकिन काइनेटिक्स में हमें क्या सोचना पड़ता है कि आखिर जो है कि उस फोर्स के वजह से उस बॉडी में क्या चेंजिंग आया, किसके वजह से जो है कि वो फोर्स उत्पन्न हुआ, उसके कारक यानी काउजेज को भी हमको इसमें लेके चलना पड़ेगा, उसे कहते हैं काइनेटिक्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी ये मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए कि आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये मोशन क्या होता है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे मोशन के बारे में जानते होंगे कि जैसे रेक्टिलिनियर मोशन आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। कहेगा सर सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन। कहेगा सर रोलिंग मोशन के बारे में भी पढ़े हैं, रोलिंग मोशन हो गया। कहेगा सर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़े हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो गया। लेकिन इस तरीके से आप लौटोगे तो बहुत सारा होता है मोशन, ट्रांसलेशन मोशन होता है, ठीक है, और रोलिंग मोशन होता है, ये तो पता है, बहुत सारे प्रकार का मोशन होता है। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हम टोटल मोशन को जो है सिर्फ 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो हम इसे क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं, तो इसको कहते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। क्या कहते हैं, प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन यानी कि कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। दूसरा हम लोग मान लेते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। क्या मानते हैं, प्योर रोटेशनल, ROTATION, प्योर रोटेशनल मोशन, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। लेकिन तीसरा जो मोशन हो जाएगा इसको कहते हैं जनरल मोशन। क्या कहते हैं इसको, जनरल मोशन। जनरल मोशन में क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल दोनों मोशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आप लोग मोशन के बारे में तो बताए कि सर्कुलर कितना बहुत टाइप के मोशन पढ़े हैं, लेकिन इसको हम आपको मैकेनिक्स को समझाने के लिए सिर्फ 3 भागों में बांटे। एक बांटे ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा बांटे रोटेशनल मोशन और तीसरा क्या बांटे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन अर्थात जनरल मोशन बांट दिए इसको। ठीक है, तो अब इसके बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यानी स्टडी पढ़ ली है, स्टेट पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ते हैं रिजिड बॉडी के बारे में। ठीक है, रिजिड बॉडी। देखिए रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले रिजिड बॉडी का डिफिनेशन या देखिए रिजिड बॉडी यानी कि वैसा बॉडी जिसमें भी किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल नन डिफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मानिए आप यहाँ पे पेन अगर इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये टूट जाएगा, इसको कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज। यानी कि वैसा बॉडी जिस पर हम दुनिया का कोई भी ताकत लगा दें वह थोड़ा सा भी डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी का केस जो होता है यह आइडियल केस होता है। यह आइडियल एजम्पशन किया गया है कि ऐसा, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। यह जो है कि आइडियल केस है। ठीक है, तो आखिर जो है कि यह रिजिड बॉडी आइडियल केस है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यह आइडियल हो गया। अब इसको डिफिनेशन याद रखिएगा, नो डिफॉर्मेशन, इसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन आपको नहीं होगा, एनी हाउ कुछ भी कर लीजिए। तो यह क्या कह रहा है, मेरा आइडियल केस है, इसमें भी रिजिड बॉडी में किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात आता है कि बॉडी क्या होता है। बॉडी आप लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज हो, कोई भी सिस्टम हो, बॉडी कुछ भी चीज, वह किससे मिलकर बना हुआ होता है, मेटर से मिलकर बना हुआ होता है। मेटर मतलब क्या था, पदार्थ। ठीक है, वह दुनिया का कोई भी बॉडी हो जाए वह पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि मेटर का कितना कंडीशन है, मेटर का टोटल 3 कंडीशन है। हम लोग जानते हैं कौन कौन सा है, एक कहोगे कि सर सॉलिड है, दूसरा कहोगे सर लिक्विड है, और तीसरा कहोगे सॉलिड लिक्विड और क्या हो जाता है यहां से गैस। ठीक है, लेकिन जब आप आगे बढ़ के पढ़ते हो तो क्या करते हो
कि सर यहाँ से लिक्विड और गैस का दोनों का प्रॉपर्टीज तो सर हद तक सेम हो जाता है, इसलिए लिक्विड प्लस गैस को जब मिलाते हैं तो यहाँ से निर्माण होता है फ्लूइड का। किसका निर्माण होता है? फ्लूइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सॉलिड को हम लोग बॉडी कह सकते हैं, लेकिन लिक्विड बॉडी कहना उचित नहीं लगता है, गैस बॉडी कहना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप जब पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में, अगर आप लोग जानते होंगे तो उसमें से हमको पढ़ना पड़ता है गैसियस सिस्टम, फ्लूइड सिस्टम, यानी कि इसको हम इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहना अच्छा लगता है, चूंकि कंटेनर में बंद होता है इसलिए उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड तो मेरा सिर्फ सॉलिड रह गया, लेकिन जो है कि यहाँ से लिक्विड और गैस किसमें चेंज हो गया? फ्लूइड में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि आखिर लिक्विड गैस फ्लूइड हो गया। अब सॉलिड के बारे में जानते हैं। अब देखिए सॉलिड भी दो प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन अगर इसको हम लोग बांटना चाहे तो कहेगा कि सर एक में होता परफेक्टली रिजिड बॉडी कहिए या परफेक्टली रिजिड बॉडी कहिए। क्या कहिए? परफेक्टली रिजिड बॉडी, यानी कि कह सकते हैं परफेक्टली, यानी कि नो डिफॉर्मेशन, नॉन डिफॉर्मेशनल बॉडीज भी कह सकते हो, या तो कहोगे परफेक्टली रिजिड बॉडी। ठीक, अब देखो परफेक्टली रिजिड बॉडी के बारे में तो जान ही गए। दूसरा हम लोग जानते हैं डिफॉर्मेशन, क्या कहते हैं इसको? डिफॉर्मेशनल बॉडीज। ठीक है, क्या कहोगे? फर्स्ट में हो जाएगा मेरा, यहां से आ गया परफेक्टली रिजिड बॉडी, दूसरा आ गया डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, डिफॉर्मेबल बोलो या डिफॉर्मेशनल भी बोलो, डिफॉर्मेबल। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब देखो परफेक्टली रिजिड के बारे में तो मैंने बताया कि यह जो होता है कि आइडियल केस होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायमंड जो है कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है, लेकिन क्या उसको अगर भी हम लोग कोई भी टेम्परेचर लगा दें या प्रेशर पे तो उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, आसानी से टूट जाएगा, इसलिए वह भी जो है कि परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। तो आते हैं, अब देखिए यहां से आता है डिफॉर्मेशनल बॉडीज। ठीक है, डिफॉर्मेशनल बॉडीज क्या होता है? डिफॉर्मेशनल बॉडीज में जो है कि हम लोग आसानी से उसमें से डिफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए डिफॉर्मेशनल, इसको तो हम लोग परफेक्टली रिजिड बॉडी को क्या बोलते हैं? यह आइडियल केस होता है, लेकिन डिफॉर्मेशनल क्या हो जाएगा मेरा? ये रियल, इसको हम लोग इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब जो ऐसा चीज जिसमें हम परफेक्टली रिजिड यानी कि आइडियल के केस में हम लोग अध्ययन करेंगे उसे हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब देखिए यहां से आगे इसे हम लोग क्या कहते हैं कि वैसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग परफेक्टली रिजिड बॉडी के बारे में यानी कि आइडियल केस के बारे में पढ़ते उसे कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। लेकिन जो ही आ जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, वो टूट जा रहा है, कुछ चेंजिंग आ रहा, अगर वैसा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसे कहते हैं रियल बॉडीज, और उसको हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे सॉम या पढ़ते होंगे मॉस। ठीक है, सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या मास ऑफ, इसको क्या कहते हैं? या तो मटेरियल ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसका डेफिनेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज समझ गए। अब उसी तरीके से हम लोग चलते हैं इसमें फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो फ्लूइड को भी हम लोग क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। फिर इसको मिटा रहे हैं इधर से। देखिए अब जिस तरीके से अब उसी तरीके से फ्लूइड को भी हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड को क्या बांटिएगा? देखिए फ्लूइड को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? पहले लिख लेते हैं यहां से, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहने का फ्लूइड जो होता है कि जैसे पिस्टन होता है। ठीक है, पिस्टन में हम लोग क्या करते हैं? मोबिल डालते हैं, तो वहां से क्या करना है आपको? वहां से वैसा फ्लूइड जिसमें कि किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, इसको कहते हैं आइडियल केस। यह मेरा क्या हो जाएगा? आइडियल केस हो जाएगा। और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्या कहते हैं? कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, दैट इज रियल फ्लूइड। ये क्या हो जाएगा? जिसका हम लोग वास्तविक जीवन में देखते हैं, यूज करते हैं, जिसमें कि चेंजिंग आ जाएगा, उसको क्या कहते हैं? रियल फ्लूइड कहते हैं।
अब जो देखिए यहाँ से फ्लूइड को हम लोग दो भागों में बांटे, जब वैसा फ्लूइड वैसा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का अध्ययन करेंगे, आइडियल फ्लूइड का अध्ययन करेंगे, उसे कहते हैं एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? एफएम कहते हैं, या तो कहते हैं एमओएफ, मास ऑफ फ्लूइड, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड तो लिक्विड हो गया, हम लोग की जिंदगी में यूज होता है, तो इसका जहां पे हम लोग अध्ययन करते हैं इसे कहते हैं रियोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? रियोलॉजी कहते हैं। रियोलॉजी क्या होता है कि यह जो देखिए बच्चों, जब एमटेक करने जाइएगा, जब आगे पढ़िएगा तो उसमें हम लोग रियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि रिसर्चेबल है, रिसर्च पेपर है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं कि अगर उसमें दिया तो चेंजिंग होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ से सिर्फ हमको पढ़ना है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड तक में ही हम लोगों को सीमित रहना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने पॉइंट वाइज पढ़ लिया, स्टडी पढ़ ली, स्टेट पढ़ ली, रिजिड बॉडी पढ़ ली, और लास्ट जो पॉइंट है ये इसके बारे में हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कि अब देखिए कोई भी सिस्टम है, कोई भी मानिए ये सिस्टम है मेरा दिया हुआ, ठीक है। इस सिस्टम पर क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ये फोर्स लगाते हैं, ये पी फोर्स हो गया, बाहर की ओर खींच रहे हैं, या मानिए इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए इस सिस्टम पर क्या हो जाएगा मेरा, यानी इस सिस्टम पर क्या हो जाएगा, ये फोर्स जो मेरा लग रहा है, इसका आके हम लोग को बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो होता है कि हम लोग क्या करना है कि हमको रिजिड बॉडी के कंडीशन में लाना है उसको, रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी के बारे में तो जानेंगे कि वैसा बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर मानिए कि सिर्फ इसको गायब कर देते हैं, इस फोर्स को नहीं लगाते हैं, सिर्फ इस फोर्स को लगाते हैं, तो देखिए इसको खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, जरूर खींचा जाएगा। अगर मानिए इसका हम लोग 10 न्यूटन फोर्स ले लेते हैं तो जरूर खींचा जाएगा, उधर डिफॉर्म हो गया। जब मेरा क्या रिजिड बॉडी हुआ, रिजिड बॉडी नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा केस अगर हम लोग करते हैं, इधर 10 फोर्स लगाते हैं, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो फिर जब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, डिफॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा मेरा, क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी का लगा कि वो तो वैसा प्रेशर लगा रहे दोनों तरफ, किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी यानी कि आखिरी जो है कि एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी सिस्टम पर, जिस सिस्टम पर हम लोग बाहर से यूज करेंगे, आखिरी जो है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि अभी हम यहाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ हमको जो पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ हम लोगों को जो पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है कि कोई भी बॉडीज पर एक्सटर्नल फोर्स से जो लगता है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है, ठीक है। अब स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि मोशन में होना चाहिए बॉडी और बाहर से फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गया। लेकिन अब कहेगा कि सर यहाँ पे इंटरनल फोर्स भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल इंटरनल फोर्स होता है, क्योंकि उसके एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए इंटरनल फोर्सेस कहाँ पे आता है, तो उसको समझिए अच्छे से। चलिए इंटरनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। आखिर मानिए अगर मानिए कि कोई भी इंटरनल फोर्सेस आ जाता है, ठीक है, तो मानिए कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं और इस बॉडी पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। इस बॉडी पे क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को पी बाहर कर दीजिए, इसका एरिया जो है, इसको एरिया को ए से डिनोट कर दीजिए, ठीक है, और इधर भी फोर्स पी लगा दीजिए, और इसका एरिया तो क्या हो जाएगा, सबका एरिया सेम है, ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर इसमें से आपको पूछा जाए कि स्ट्रेस निकालिए, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, अगर मानिए स्ट्रेस पूछा जाए तो स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, कहेगा कि कहिएगा कि सर P बटे A होता है, P बटे A। आगे क्या आपको पता है कि ये P जो होता है, क्या इस P का वैल्यू होता है या इस P का वैल्यू होता है, कि कहीं तीसरा P का वैल्यू होता है? तो इसको आज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए आप लोग, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। ऐसा तो आप लोग पढ़े होंगे, जब अगर कोई भी चीज हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, P बाय A कैसे आया, इसको समझा देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो दो तीन मानिए इसको बीच से क्रॉस सेक्शन कर दिए, कहिएगा कि सर ये इस तरीके से बनेगा,
यहाँ इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। और जब यहाँ से आप इसके बारे में सोचिए, इस P के बारे में, ये तो एरिया तो इस तरीके से रहेगा नहीं रहेगा। क्या आप देख रहे हैं कि ये P का जो वैल्यू है पूरे सिस्टम पे नहीं, बल्कि यह देखिए एक पॉइंट पे लग रहा है, यानी ये एक पॉइंट लोड है, ये पॉइंट पे लग रहा है, ये पूरे सिस्टम पे नहीं लग रहा है। ठीक है, इसी को समझाने के लिए, चूंकि यह बाहर से फोर्स भी, इसको कहते हैं P एक्सटर्नल फोर्स कहिएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी रड हो या चलो कोई भी चीज दुनिया का, वो क्या होता है, मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ ढेर सारा पार्टिकल होगा, इसमें बहुत सारा पार्टिकल होगा इस तरीके से बना हुआ। ये तो यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो कहिएगा सर यहाँ भी आप तो बिल्कुल उसी तरीके का एकदम बिल्कुल बनेगा। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहाँ पर कहिएगा सर ये भी फोर्स लगेगा, ये भी इधर तो P ही लगेगा, ये भी एक्सटर्नल फोर्सेस है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ से ये भी तो मेरा पॉइंट पे ही लगा, लेकिन देखिए जिस तरीके इसको कटिंग कीजिएगा, यहाँ पर भी तो ढेर सारा क्या हो जाएगा, मटेरियल होगा, ढेर सारा पार्टिकल होगा। और देखिए ये दोनों पार्टिकल के बीच में जो हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये फोर्स बाहर की ओर खींच रहा है और ये भी बाहर के, दोनों क्या जगह दूर हटेगा, लेकिन आपस में जो ये जो पार्टिकल हो तो वो क्या करेगा, आपस में तो सटा हुआ रहता है, तो आपस में सटा हुआ रहता, क्या सोचेगा वो हम दोनों जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह जो है कि बहुत सारा पार्टिकल ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, इसको इस तरीके से अट्रैक्ट एक दोनों को तरफ करेगा। तो आगे जब यह दोनों अलग नहीं होने दे रहा है तो यह जो होगा यहाँ पे कैसा फोर्स मेरा लग रहा है, ये इसी को कहते हैं P इंटरनल फोर्स लग रहा है हमको। ठीक है, तो ऐसा केस में क्या होता है कि चूंकि अब देखिए इधर से हम लोग खींच रहे हैं, तो और चूंकि यह खींचने नहीं देगा हमको उधर, तो दोनों P इंटरनल फोर्स और P एक्सटर्नल फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, P एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू P इंटरनल फोर्स हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग चाहे तो ये भी लिख सकते हैं P एक्सटर्नल बटे A इक्वल टू P इंटरनल बटे A, या तो डायरेक्टली हम लोग ये दोनों चीज नहीं लिखते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है, इसलिए हम लोग स्ट्रेस इक्वल टू डायरेक्टली याद करते हैं P अपॉन A। अगर आपसे अगर कोई पूछा जाए कि स्ट्रेस इक्वल टू P बाय क्या होता है, तो आप यहाँ से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देखिए अब आगे इसमें जो हम लोग अभी देख रहे थे, इसमें से इंटरनल फोर्सेस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, इंटरनल फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर इंटरनल फोर्सेस आ जाता है तो इसका अध्ययन जो हम लोग करते हैं किसमें करते हैं, MOS में करते हैं, या SOM यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि जैसे मैंने शुरू में लिखा था कि जब हम 11th में हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कि जब 11th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक है, तो 11th में जो क्वेश्चन जो आप लोग बना रहे होंगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को मिलता होगा कि मानिए एक छड़ है या एक बार है, मान लीजिए एक बार दिया हुआ है, इस पर मानिए कोई फोर्स लग रहा है, इस ऊपर से भी कोई फोर्स लग रहा है और नीचे से भी कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, पॉइंट लोड है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्लास 11th में देता था, लेकिन जो ही इंजीनियरिंग में आप लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या करता है, इस सपोर्ट के बदले में यहाँ से लगा देगा, आपको कहेगा कि ये रोलर, एक सपोर्ट लगा देगा, दूसरा सपोर्ट लगा दिया, एक यहाँ से आपको रोलर सपोर्ट लगा देगा। इस तरीके से अलग अलग क्या करेगा कि अलग अलग डिजाइनिंग का एप्लीकेशन आपको दे देगा यहाँ आके पढ़ने के लिए, कि हिंज सपोर्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोलर सपोर्ट देंगे तो क्या हो जाएगा, जो कि हम लोग 11th में वो चीज नहीं पढ़ते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो हम लोग अब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन में। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।